ओके तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए हम लोग अपना फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन समझ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, है ना। और ये जो वीडियो है हमारे इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 की रहने वाली है, ठीक है। जिस भी बच्चे ने इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। क्या था पार्ट 1 में खंड का के जितने भी हमारे एमसीक्यू हैं ये डिस्कस कर लिए थे, और खंड का के जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे हमने ये भी डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में खंड गा 26 से 32 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के ये डिस्कस करेंगे, खंड घा 33 से 35 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर के ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए और बी पार्ट 1 में समझ चुके हैं, इस वीडियो में सी और डी को समझने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए पिछली वीडियो में पिछले पेपर की बात करें हम तो हमने 16 एमसीक्यू डिस्कस किए थे पिछले पार्ट में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हम चलते हैं तो ये रहा, देखो सेक्शन नंबर बी ये हम पूरा कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाओ वीडियो को देख लेना इस वीडियो के एंड होने के बाद, ठीक है। चलिए, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इसी पेपर के क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी जो दूसरा पेपर है ना उसके भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा खंड सी, ये मतलब सेक्शन सी आ जाता है जिसमें हमारे 28 अंक का ये रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि 4 नंबर की इसमें 7 क्वेश्चन है, ठीक है। और अथवा मिला दें तो हमारे 9 क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे 26 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है सर जी कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान इसमें संबंध स्पष्ट कीजिए, ठीक है। समाजशास्त्र के बारे में और राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपको रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन है तो आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों समाजशास्त्र की, ठीक है, कि ये क्या है। फिर बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान की कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। समाजशास्त्र का पहला पॉइंट, समाजशास्त्र क्या है? ये समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र दोनों ही, कौन से दोनों? जो संगठित समाज हैं और असंगठित हैं, ठीक है, इन दोनों का ही अध्ययन करता है। समाज शास्त्र का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, संस्कृति भी आ जाती है। चौथा, समाज शास्त्र मूल रूप से क्या करता है, एक व्यक्ति समाज का और एक पशु समाज का इसमें अंतर स्पष्ट करता है, ठीक है। और पांचवा, समाज शास्त्र का जो दृष्टिकोण है ये समाज शास्त्रीय है, यानी कि यह वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अपनी विधियों का भी अनुसरण करता है, यानी कि वैज्ञानिक विधि तो है ही इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए, साथ ही ये अपनी अलग से विधि भी उपयोग करता है समाज शास्त्र, ठीक है ना। अब उसी के उलट राजनीति आ जाता है। कैसे? राजनीतिक विज्ञान जो है ये राज्य से और सरकार का, इनका विज्ञान होता है। किसका? राज्य का और सरकार का। राजनीतिक विज्ञान केवल और केवल किसके बारे में अध्ययन करेगा? राजनीतिक रूप का अध्ययन करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान होता है। राजनीतिक विज्ञान एक पशु के रूप में मनुष्य के अध्ययन करता है, और राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण राजनीतिक होता है, जबकि समाज का होता है समाजशास्त्रीय और विज्ञानी भी होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बच्चों समाजशास्त्र में और राजनीतिक विज्ञान में। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। क्या है सर जी? अपराध तथा हिंसा, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका 6 नंबर में आता है, अपराध और हिंसा का। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अपराध की। अपराध क्या होता है? तो बेसिकली देखो, अपराध जो है ये वह कार्य होते हैं जो कि समाज में चल रहे प्रतिमानों तथा आदर्शों के विरुद्ध किए जाए। तो अपराध क्या हो गए? ये वे कार्य हैं बच्चों जो कि समाज में चल रहे जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जब उनके विरुद्ध आप काम करते हो उसको अपराध बोलते हैं, ठीक है। अब अपराध करने वाला जो अपराधी है वो कौन होता है? तो अपराधी वह व्यक्ति होता है जो कि समाज के द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। आपके समाज में कोई नियम निर्धारित किए गए हैं, आपने उसके विरुद्ध काम कर दिया तो आप अपराधी बन गए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं गांधी जी का नमक कानून तोड़ना ब्रिटिश सरकार की नजर में अपराध था, क्योंकि नियम क्या था उनके हिसाब से कि जो नमक है
उस पर केवल ब्रिटिश का ही कानून रहेगा। अब जब गांधी जी ने बना दिया तो भाई तुमने हमारे समाज के नियम को तोड़ा है, तो गिरफ्तार कर लिया था उन्हें नमक कानून यानी कि दांडी यात्रा के दौरान बाद में ही, ठीक है। तो ये चीजें थी। अपराध से समाज में विघटन आता है, क्योंकि अपराध समाज और समाज की व्यवस्था के विरुद्ध किया गया कार्य है। सिंपल सी बात है, जब भी समाज में कोई अपराध होता है तो समाज डिवाइड हो जाता है। एक तो वो पक्ष जो अपराध का साथ होता है, एक वो पक्ष जो अपराध का विरोध करता है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो अपराध आ गया समझ। अब इसी का दूसरा पार्ट है, इसका बड़ा पार्ट, जो कि है आपका हिंसा। तो हिंसा क्या है? हिंसा जो है ये समाज की व्यवस्था की शत्रु है, दुश्मन है, तथा विरोध का ये उग्र रूप है, जो कि मात्र कानून की ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। हिंसा क्या हो गई? हिंसा जो है वो सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है, और ये विरोध करने का सबसे खतरनाक तरीका होता है, जो कि ना तो कानून की परवाह करता है, ना ही तो सामाजिक मानदंडों का उनकी परवाह करता है, ठीक है। समाज में हिंसा जो है ये सामाजिक तनाव का प्रतिफल है। समाज में हिंसा क्यों होती है? जब समाज में तनाव होगा, अब ये धर्म के आधार पर हो सकता है और आर्थिक स्थिति कैसे भी हो सकता है, ओके। और हिंसा जो है ये राज्य की सत्ता को, यानी कि जो वहां की राज्य की सत्ता है, जो सरकार है, उसको भी चुनौती देती है, जबकि अपराध उतनी चुनौती ज्यादा नहीं देता है ना। ये चीजें, अब हिंसा में पूरा समूह भी शामिल होता है, समाज भी शामिल होता है, एक लोग भी शामिल होता है, इस प्रकार से, है ना। ये चीजें हैं, समझ गए। इसको इंग्लिश में देखेंगे, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड द पॉलिटिकल साइंस। तो सोशोलॉजी के बारे में आपको क्या लिखना है, ये पॉइंट है आपके, और पॉलिटिकल साइंस के बारे में ये पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। फिर आपको बताना था कि डिस्क्राइब क्राइम एंड वायलेंस इन डिटेल। तो क्राइम के बारे में आपको ये पॉइंट लिखने थे और वायलेंस के बारे में ये लिखने थे, ठीक है। चलिए अब एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ताकि आपको रेस्ट भी मिले। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति पर संक्षेप में लिखिए। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बच्चों 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति ने व्यक्ति तथा राष्ट्र, इनके राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया था कि व्यक्ति और राष्ट्र, इनमें राज्य के स्तर पर जो राजनीतिक संप्रभुता है इसके आगमन की घोषणा की। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया गया, ठीक है, तथा जन्मजात विशेष अधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या कहा गया कि जो मानवाधिकार हैं, ठीक है, मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है, इसके आधार पे नागरिकों की समानता पे हम बल देते हैं, ना कि ये कि तुम जिस जाति में, जिस वर्ण में जन्म लियो उसके आधार पे आपको विशेष अधिकार मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने, इसने पहले व्यक्ति को धार्मिक अत्याचारी शासन से मुक्त करवाया, ठीक है, जो कि फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। तो पहला चरण क्या था फ्रांसीसी क्रांति का? वो ये था कि सबसे पहले जो धार्मिक अत्याचारी शासन था फ्रांस में, उससे लोगों को मुक्त करवाना। फिर फ्रांसीसी क्रांति ने सिद्धांत दिए, कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी आधुनिक राज्य के नारे बन गए फिर, है ना। ये चीजें थी, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब इसी को इंग्लिश में देखो, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपन, राइट ब्रीफली ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है जाति और वर्ग, इनमें किन्हीं 4 बिंदुओं के द्वारा आपको डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जाति की, ठीक है, कि जाति क्या है। फिर बात करेंगे वर्ग की, कि वर्ग क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है ना। देखो जाति, जाति जो है ये जन्म पर आधारित है। जाति एक प्रकार का बंद समूह होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसमें जाति में विवाह संबंधी, खान पान संबंधी बहुत ही कठोर नियम होते हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था पर स्थिर संगठन होता है और यह प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के प्रतिकूल होती है, ठीक है। प्रजातंत्र राष्ट्रवाद में ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो है ये सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। सामाजिक यानी कि आपके समाज में स्थिति कैसी है, ठीक है। वर्ग एक खुली व्यवस्था है, इसमें कठोरता नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर होती है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति अपने काम को चेंज करके अपने वर्ग को चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक भी नहीं होती है। तो जाति व्यवस्था थोड़ी ज्यादा वैसी है, कठोर है, और वर्ग थोड़े कम है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड क्लास बाय एनी 4 पॉइंट्स। तो कैसे लिखना है आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। कास्ट के बारे में आप देख सकते हैं, क्लास के बारे में आप देख सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ओके। चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ध्यान से पढ़ना बच्चों। सामाजिक समूह तथा अर्ध समूह, इसमें अंतर बताइए। तो सामाजिक समूह क्या होते हैं, अर्ध क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे बच्चों सामाजिक की, फिर अर्ध की बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सामाजिक समूह क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, समाज में कोई समूह है, कोई ग्रुप है, अब समाज में है, हमारे ही लोग शामिल हैं, तो आपसी संबंध तो अच्छे होंगे ही ना, है ना। आपसी संबंध अच्छे होंगे, साथ ही साथ उसमें हमारे लोग हैं, जान पहचान के हैं, तो उसके अंदर हम की भावना भी पाई जाएगी, है ना। साथ ही साथ सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकत्रता नहीं बल्कि समूह ही सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। यानी कि व्यक्तियों की एकता हो या ना हो, बल्कि समूह के सदस्य ही आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। इसमें हमदर्दी, प्यार, सुख, दुख, सारी चीजें बांटी जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अर्ध समूह क्या होता है। अर्ध समूह ये एक सामुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की बहुत ही कमी होती है, ठीक है, जबकि सामाजिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अर्ध समूह में सामुच्चय जो है वो सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है। क्या होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो कि एक समय के लिए एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, जिनके आपस में कोई संबंध नहीं होता। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो, तो क्या आपको कोई भी रेलवे स्टेशन में ऐसा बंदा मिलता है जिसका आपका कोई संबंध उसका नहीं ना। बस स्टॉप पे आप खड़े हैं बस के इंतजार में, तो वहां पे आपको जानते हैं किसी को, मोस्ट ऑफ नहीं जानते होंगे। अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि अर्ध समूह जो सामाजिक समूह बन जाए। जैसे महिला पे अत्याचार हो रहा है किसी भी जगह पे, तो महिला एक साथ इकट्ठी हो गई, तो अब वो सामाजिक समूह बन गया, इस प्रकार से, है ना। तो ये चीजें हैं, ओके। तो सामाजिक हो गया, अर्ध हो गया। अब इसी प्रकार से इंग्लिश में डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड सेमी। तो सोशल ग्रुप के बारे में आपको ये पॉइंट लिखने हैं और सेमी ग्रुप के बारे में ये लिखना है, ठीक है। बच्चों वॉइस पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये वीडियो अराउंड मैं सुबह के 5:30 बजे बना रहा हूँ, तो वॉइस में थोड़ा सा वो लोच हो सकता है, बाकी आप समझने पे ध्यान देना, ठीक है। पिछली वीडियो 4 बजे बनाई थी आपकी, ये 5:30 बजे के आसपास बना रहा हूँ, तो ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 30 क्या है बच्चों कि संरक्षणवादियों व राष्ट्रवादी, ये दो विचारधाराएं आपकी, ठीक है, संरक्षणवादी और राष्ट्रवादी, इनके बीच जनजातीय संस्कृति पर वाद विवाद को विस्तार से समझाइए तथा प्रत्येक के विचारों को बताइए। और ये सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन है। वैसे देखो ये मैंने 4 नंबर में लिया है, आएगा आपका 6 नंबर में भी, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो 2 टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, एक टॉपिक है संरक्षणवादी, एक टॉपिक है राष्ट्रवादी। तो दोनों की क्या क्या बातें हैं, क्या विशेषताएं, ध्यान से समझते, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों संरक्षणवादी की। ये क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों के अध्ययन में रुचि रखते थे और इन्हें आदिम लोग मानते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्य धारा से काफी अलग थी, ठीक है। तो संरक्षणवादी कौन थे, संरक्षणवादियों में मोस्ट ऑफ दी जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी हैं इनकी बात होती है, और ये ब्रिटिश मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों के अध्ययन में रुचि रखते थे और ये कहते थे कि भारत के लोग आदिम हैं, लोग यानी कि पुरानी कल्चर को फॉलो करते आए हुए हैं, इनकी अपनी संस्कृति है जो हिंदू मुख्य धारा से काफी अलग थी। दूसरा, इन संरक्षणवादियों का ये मानना था कि जनजातियों के मुख्य धारा की हिंदू संस्कृति में समायोजन से वे शोषित होंगे, यानी कि जनजातियों की जो मुख्य धारा है खास करके हिंदू संस्कृति की, अगर लोग इसमें जाते हैं तो उनका शोषण होगा, उन पर लगातार दबाव रहेगा कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में स्वयं को मिला लें, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृति व जीवन पद्धति में परिवर्तन आ जाएगा, वे अपनी विशिष्टता को खो देंगे। तो संरक्षणवादी क्या कहते हैं कि भारत में जनजातियों की मुख्य धारा है हिंदू संस्कृति की, ठीक है। तो लोगों पे ये दबाव बनाया जाता है। देखो ये ना बेसिकली एक चाल थी अंग्रेजों की, फूट डालो और राज करो। तो फूट के डाले अंग्रेजों ने कि भाई हिंदू लोग जो है ना वो तुम्हें अपने धर्म में परिवर्तन कर लेंगे, तुम्हें अच्छा अच्छा बताएंगे, बाद में तुम्हारा ही शोषण करेंगे वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। संरक्षणवादी कहते हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इनकी संस्कृति को बचाए और संरक्षित करे। इसीलिए जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो धर्मनिरपेक्षता को यहाँ पे लागू किया गया, ठीक है। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, राष्ट्रवादी। अब राष्ट्रवादी क्या दर्शाता है, तो राष्ट्रवादी जो है वो ये दर्शाता है कि भारत की एकता और भारतीय संस्कृति ये इसको आधुनिक बनाने पे विश्वास रखते हैं। किस पे, आधुनिक बनाने पे विश्वास रखते हैं। दूसरा, उनका यह मानना था
कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में सिर्फ और सिर्फ लोगों की गुमराह करने की कोशिश थी। ठीक है, धोले हो गए या फिर अन्य जो राष्ट्रवादी हो गए, इनका ये मानना था कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूह माना जाए, ना कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। ठीक है, ये चीजें हैं। तो संरक्षण को तक समझ में आ गया, राष्ट्रवादी आ गया होगा, है ना। चलिए, एक्सप्लेन इन डिटेल कंट्रोवर्सी बिटवीन कंजर्वेशनिस्ट एंड नेशनलिस्ट। तो क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए। सबसे पहला प्रोटेस्टेंटिस्ट यानी कि जो कंजर्वेशनिस्ट है इसके बारे में, और फिर नेशनलिस्ट क्या बोलते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31। अब 31 में बच्चों, निर्जातीयता किसे कहते हैं तथा निर्जातीयता की विश्वबंधुता के विपरीत है, समझाइए कैसे। तो बिल्कुल सही बात है, पहले ये समझो कि निर्जातीयता होती क्या है। निर्जातीयता से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग से है। जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निर्जातियों की उत्पत्ति होती है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप इस एरिया में रहते हो, ठीक है, तो आपकी संस्कृति जो है, आप उसके मूल्यों को, उसकी आस्थाओं के व्यवहार को श्रेष्ठ मानते हो। ठीक है, आप बाकी संस्कृतियों के से संस्कृति जो होते हैं उससे आप क्या बोलते हो, उससे तुलना करते हो आप, है ना, अपने संस्कृति के आचार विचार की, व्यवहार की, लोक परंपरा रीतियों की। ठीक है, अब निर्जातीयता क्या होती है, तो आपकी संस्कृति के एरिया में ही जब और भी संस्कृति के लोग आके मिल जाते हैं, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है, तब उसे निर्जातीयता बोलते हैं। अब ऐसा करना विश्व के लिए खतरा है। कैसे खतरा है, देखो, निर्जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है। विश्व बंधुता यानी कि जो लोग विश्व में आपस में जुड़े हैं उसकी विपरीत है। कैसे, संस्कृतियों को अनेक अंतर के कारण महत्व देती है। संस्कृतियां जो है उनमें अनेक अंतर होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के लिए अपने लिए महत्व होती है। दूसरा, विश्व बंधुता पर्यवेक्षण तथा अन्य व्यक्तियों को मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों और आस्थाओं के अनुसार नहीं कराता है। ठीक है, अब निर्जातीयता क्या होती है कि जब आप दूसरी संस्कृति को अपनाते हो तो आप अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति, अपने आस्था के मूल्यों को क्या करते हो, उसको देखते ही नहीं, आप दूसरी संस्कृति को अपनाते हुए चले जाते हो। ये चीजें हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि एक आधुनिक समाज और सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक हो जाता है। ठीक है, चौथा क्या है कि एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक प्रभावों द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार से, ठीक है, ये चीजें थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। इसी प्रकार से इंग्लिश में व्हाट इज एथेंटिसिटी, एंड ये किस प्रकार से यूनिवर्सल ब्रदरहुड के खिलाफ है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 4 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन, फिर 6 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारक है, उदाहरण से बताइए। देखो बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के आपके 4 मुख्य कारक हैं। ठीक है, जिसमें से एक राजनीतिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा तकनीकी है, चौथा और एक और है सांस्कृतिक है। तो ये चारों आपके जो घटक है ना, वो 3 पेपर में ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये आपका चौथा घटक बच गया था राजनीति वाला, तो अब हम उसे समझेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे बताना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ध्यान से देखो। राजनीतिक शक्ति ही सामाजिक परिवर्तन का कारण रही है। समाज में अगर परिवर्तन होता है तो जो पॉलिटिकल पावर है वो इसका सबसे बड़ा रीजन रही है। दूसरा, विश्व इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब कोई देश दूसरे देश से युद्ध में विजयी हो जाता था तो उसका पहला काम वहां की समाज की व्यवस्था को दुरुस्त करना होता था। यानी कि जब कोई देश दूसरे देश से युद्ध में विजयी होता था तो उसका काम क्या होता था कि वो अपने देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सही करे। ठीक है, अपने शासन काल के दौरान अमेरिका ने जापान में भूमि सुधार किए थे। ठीक है, औद्योगिक विकास के साथ साथ में नए परिवर्तन अपनाए थे। आपने देखा था ना, वो जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे। ठीक है, फिर जापान कैसे एक चमत्कारिक उद्भव हुआ उसका, और अमेरिका में गोल्ड रश वगैरह हुए थे, कुछ ऐसी बातें थी। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन हम केवल अंतरराष्ट्रीय पटल पर ही नहीं अपितु अपने देशों में भी देख सकते हैं। जैसे हम भारत की बात करें कि राजनीतिक तौर पे क्या बदलाव है, तो भारत का ब्रिटिश शासन को बदल डालना एक निर्णायक सामाजिक परिवर्तन था। जो भारत आजाद हुआ था ना, एक निर्णायक परिवर्तन था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2006 में नेपाली जनता ने नेपाल में राजतंत्र को समाप्त किया। एक चीज आपको बताऊं बच्चों
कि जब आप 12th में आओगे तो पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर है आपका 5, ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो उस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र एक और है समकालीन दक्षिण एशिया। तो ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको भारत के जितने भी आपकी 7 से 8 पड़ोसी देश है ना, इन सभी के बारे में पॉलिटिकली बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, 12th में भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये चीज हो गई बच्चों की उखाड़ फेंका उन्होंने, इस प्रकार से ये चीजें थी। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार ये राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक सबसे बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। जब हमें वैश्विक मताधिकार मिला था तो हम अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन सकते थे, ये चीजें थी, ठीक है। तो राजनीतिक परिवर्तन कहीं ना कहीं, अरे सर जी कहीं ना कहीं कैसे, पूरी तरीके से है कि राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के आधार है, ओके। अब दूसरा, आधुनिक समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो आधुनिक समाज में जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं इसकी आपको चर्चा करनी है। आइए देख लेते हैं संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन। तो संस्कृति वाला जो चौथा आयाम था वो यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। देखो, व्यक्ति के व्यवहारों या कार्यों में जब भी बदलाव आता है तो जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन हो ही जाता है, ठीक है। जब भी हमारे कार्यों में बदलाव आता है, व्यवहार में बदलाव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। कैसे? सामाजिक सांस्कृतिक संस्था पर धर्म का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। अगर समाज में सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो धर्म का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं, महिलाओं के बारे में 1-2 पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि अभी अभी जस्ट लाइट गई हुई है, ठीक है, जस्ट लाइट गई हुई है। वो तो अच्छी बात है कि मेरे पास यूपीएस है, और यूपीएस कितना देर चलेगा, मुश्किल से 10 से लेकर 15 मिनट तक, ठीक है। तो इन 10 से 15 मिनट में मैं क्या करूंगा बच्चों कि आपको फटाफट से जो क्वेश्चंस हैं वो रिव्यू करवा देता हूं, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद में फिर सुबह और भी वीडियोस आपके लिए बनानी है जैसी लाइट आएगी। तो फटाफट से आप सारे बच्चे जो क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूं आप उनको देख लेना। जैसे यूपीएस डाउन होगा, ठीक है ना, वैसे ये वीडियो भी बंद हो जाएगी। बाद में जब लाइट वगैरह आएगी तब अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से आप देख लो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देखें, पॉलिटिकल इज अ मेजर फैक्टर, यहाँ पे आपको दिया गया ये चीज़ें, ठीक है। तो कैसे ये मेजर फैक्टर यहाँ से पढ़ लीजिए। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सोशल कल्चर के, तो सोशल कल्चर के ये कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे आता है सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चों स्टडी करके जाना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। जैसे कि 33 का पहला क्वेश्चन क्या है, समाज शास्त्र में एमिल दुर्खाइम के योगदान पर विस्तार से चर्चा कीजिए। पिछली वीडियो में आपको मैक्स वेबर के बारे में बताया था, इसमें आपको एमिल दुर्खाइम के बारे में बताना था, बट यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई। तो फटाफट से सारे बच्चे इसको समझें कि दुर्खाइम की दृष्टि में समाज शास्त्र विषय की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक तथ्यों, इसके अध्ययन पर, और दूसरे विज्ञानों से तुलनात्मक रूप से भिन्न है। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक तो है सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य कैसे हैं आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके दूसरे तथ्य आते हैं जो कि है समाज का वर्गीकरण। अब समाज का वर्गीकरण 2 प्रकार से, एक यांत्रिकी एकता, एक है स्वभावी एकता, इस प्रकार से, ठीक है। और दमनकारी कानून वगैरह आ जाता है, यहाँ पे क्षतिपूर्वक कानून आ जाता है। तो ये जो एकता वाला क्वेश्चन है ये 2 नंबर में समझा चुका हूँ, कानून वाला ये भी समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है बच्चों एमिल दुर्खाइम के बारे में एक दूसरा पॉइंट जो कि है कि यांत्रिकी एकता और स्वायवी एकता, इसमें अंतर करना है। तो ये कैसे होती है, सबसे पहले बात करनी है आपको यांत्रिकी एकता की। यह है आदिम समाज में पाई जाती है, यह कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है। इसका आधार व्यक्तिगत होता है, एक रूपता, ठीक है। यहाँ पे स्वावलंबित समूह होते हैं, एक व्यक्ति अथवा समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। यांत्रिकी एकता समानताओं पर डिपेंड होती है, ठीक है। यांत्रिकी एकता दमनकारी कानूनों को देख सकती है, यांत्रिकी एकता शक्ति समूह चेतना की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये होती है, समाज में पाई जाती है, आदिम में कम जनसंख्या, व्यक्तिगत रूप, स्वावलंबी, एक व्यक्ति और दमनकारी कानून देखना, ये चीजें। अब स्वायवी एकता क्या होती है कि स्वायवी एकता जो है ये आधुनिक समाज में पाई जाती है, जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा हो, सदस्य जहाँ पे ज्यादा हो, ठीक है। स्वावलंबी ना होकर उत्तरजीवी की दूसरी इकाई और समूह पर आश्रित होती है। स्वायवी एकता समाज में एक साथ व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध होता ही नहीं है, ठीक है। इसका आधार श्रम होता है। 1-2 पॉइंट और हैं आपके, ठीक है। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिल दुर्खाइम टू सोशियोलॉजी, और ये रहा आपका बच्चों एमिल दुर्खाइम के बारे में। और सोशल फैक्ट्स क्या है इसके,
क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी कैसे किया है इन्होंने, तो ये पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद मैकेनिकल यूनिटी क्या होती है एंड सेकंड आपका ऑर्गेनिक यूनिटी क्या होती है, यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन था बच्चों कि समाज शास्त्र किसे बोलते हैं। तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित रूप से एक क्रम के अनुसार अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से साइंस का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे आपकी एमसीक्यू में भी कंप्लीट होती हैं। जैसे कि समाजशास्त्र का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में लगभग। ठीक है, अब कैसे, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक फ्रांस के विचारक थे ऑगस्टस कॉम्टे। इन्होंने समाजशास्त्र का नाम सबसे पहले रखा था सामाजिक भौतिकी, लेकिन फिर 1838 में, अब आप कहोगे 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेके, ठीक है, 1800 से 1899 इतना होता है। ओके, कितना बताया मैंने आपको, 1800 से 1899 ये होती है एक शताब्दी। तो उसी शताब्दी में 1838 में जाकर इन्होंने इसका जो नाम था वो क्या रख दिया, समाजशास्त्र। क्या रखा था पहले, सामाजिक भौतिकी रखा था, फिर नाम चेंज कर दिया समाजशास्त्र। इसी वजह से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब समाजशास्त्र को विकसित करने में दुर्खीम हो गए, स्पेंसर हो गए, मैक्स वेबर हो गए, बहुत सारे विचारकों का योगदान है। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र विभाग जो है वो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था तथा औपचारिक अध्ययन भी यहीं पे शुरू हुआ था। ये चीजें हैं। ओके, अब इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा आपका एक्सप्लेन व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड हाउ सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड। इस प्रकार से तो सोशियोलॉजी क्या है, ओरिजिनेट कैसे हुई है, ये चीजें ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है बच्चों, सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और सत्ता प्रभुता तथा कानून से किस प्रकार से संबंधित है। तो पहले आप समझो सत्ता क्या होती है। ठीक है, तो सत्ता क्या है, मनुष्य की क्रियाएं मानवीय संरचना के अनुसार ही होती हैं। हर समूह में सत्ता का तत्व मूल रूप से विद्यमान ही होता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्ता का एक छोटा सा अंश छुपा हुआ होता है। ठीक है, संगठित समूह कुछ साधारण सदस्य हो सकते हैं और कुछ ऐसे सदस्य जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास ही सत्ता भी होती है। इसी को प्रभु सत्ता का नाम देते हैं। अब इसी संबंध में मैक्स वेबर की बात आती है। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि सत्ता जो है वो कानूनी एक शक्ति होती है, अर्थात शक्ति न्याय संगत व ठीक समझी जा सकती है, क्योंकि सत्ता के पास पावर है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक पुलिस ऑफिसर, एक जज, एक शिक्षक सब अपने कार्य में निहित सत्ता का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कानूनी तौर पे मान्यता है इसकी, है ना। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। ठीक है, और ये भी एक चीज कही गई है, और सत्ता प्रभाव तथा कानून से गहरे संबंधित है। कैसे है, तो सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, टाइम कम है ना, इसीलिए अभी भी आई नहीं है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी तथा इसके दो प्रमुख पहलू क्या हैं, और औद्योगिक क्रांति के कारण सामाजिक परिवर्तन को लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने की थी, फटाफट से देखो बच्चों। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ये हुई थी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, और कहां पे हुई थी, ब्रिटेन में। ठीक है, दो पहलू क्या थे, पहला पहलू था कि विज्ञान तथा तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन से व्यवस्थित प्रयोग होना, और दूसरा औद्योगिक क्रांति से श्रम और बाजार का एक नए तरीके से और एक बहुत ही बड़े पैमाने पर उसको विकसित करना, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो परिवर्तन क्या होंगे, सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले परिवर्तन तो ये हुआ कि शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग बढ़ गई। अब मजदूरों की मांग बढ़ी तो मजदूर जो थे वो अपना गांव छोड़ छोड़ के श्रम की तलाश में शहर आके बसने लगे। अब बहुत ज़्यादा मजदूर हैं, ठीक है, और मांग भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में लोग जो थे वो कम तनख्वाह पर ही काम करने लगे, क्योंकि गांव से आए थे, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो कम जो तनख्वाह थी उसी पे काम करने लगे थे। ठीक है, आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की है। इनके आधुनिक उद्योग जो थे वो इतने डेवलप हो गए कि इन्होंने गांव को शोषित कर दिया एक प्रकार से। ठीक है, आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को सार्वजनिक सामूहिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इनके लिए एक नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई थी। ये बातें हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए समझ गए अच्छे तरीके से। अब इंग्लिश में
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हाउ इज इट सोलिडिटी एंड लॉ रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट क्या है पावर का, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इनके बारे में आपको बातें लिखनी है, ठीक है। फिर चूज द पावर, इन्फ्लुएंस एंड लॉ, ये कैसे थे आपके। बाकी आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन है ये किसके द्वारा शुरुआत हुआ था, तो ब्रिटेन में इन दी लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। अब इसके दो पहलू क्या थे, मेजर एस्पेक्ट्स, वो यहाँ से पढ़ लीजिए, एंड क्या क्या सोशल चेंजेस हुए वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अभी भी हमारे पास में 5 मिनट और हैं, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट के बाद में यूपीएस पूरा डाउन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आपको ना लास्ट पेपर के कुछ जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, एक सेकेंड, ये आई थिंक, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। ये चौथा पेपर है आपका और ये है आई थिंक तीसरा वाला, हाँ ये तीसरा है। अब तीसरे पेपर के जो 6 नंबर के क्वेश्चन थे, अगर आपने वीडियो देखी होगी शाम वाली तो आपको याद होंगे, आप इनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि पर्यावरण जो है ये किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख अंग है ना, बताया था ना आपको। और तकनीक और अर्थव्यवस्था कैसे सामाजिक परिवर्तन का अंग है, तो ये आपको समझाया हुआ है मैंने बच्चों, ठीक है। आप इसे पढ़ लो, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है और अच्छे समझना है तो जाओ पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। और तकनीकी अर्थव्यवस्था, भौतिक परिवर्तन कैसे है, सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ये चीज़ें थी, ठीक है। फिर 6 नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि विवाह एक सामाजिक संस्था है, विस्तार से बताइए। तो विवाह कैसे एक सामाजिक संस्था है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, ठीक है। फिर भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र में रचना में मदद की है, तो वो भी यहाँ से हैं, पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका था बच्चों क्वेश्चन कि सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या होता है, भौतिक संस्कृति, और ये भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक है, देखो सांस्कृतिक पिछड़ापन, ठीक है, और ये आपकी भौतिक संस्कृति है। तो इस प्रकार से था आपका ये, और फिर आपकी अभौतिक संस्कृति थी। तो ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक है ना, पिछली वीडियो में हमने देख लिए थे। फिर और भी क्वेश्चन थे, नगरीकरण क्या होता है, ठीक है। अब नगरीकरण में ग्रामीण क्षेत्र की बातें हमने आपको बताई थी बहुत अच्छी तरीके से, नगरीय क्षेत्र की बातें आपको बताई थी बहुत अच्छे से। गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक विस्तार तथा सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, तो गांव का उद्भव कैसे हुआ था, गांव क्या होते हैं, कस्बा क्या है, नगर क्या है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 11th के अपने सोशोलॉजी के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा 4th सैंपल पेपर है, इसको भी बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझ लिया। देखो बच्चों, हमने अपनी तरफ से आपको जो 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए हैं ना बच्चों, आप ये समझ लो इन्हीं 4 सैंपल पेपर से आपके एमसीक्यूज की भी तैयारी हो गई अच्छे से, आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी तैयारी हो गई। फाइनल एग्जाम कैसा आएगा, उसका फॉर्मेट कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, उससे आपकी पेपर की प्रैक्टिस, पेपर की प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ पे हमने अच्छे से करा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने एग्जाम में चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे इवनिंग शिफ्ट का हो, जो भी क्वेश्चन आएगा और जो मैंने पढ़ाया है मोस्ट ऑफ दी वहीं से आने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे उन क्वेश्चन के आंसर को लिख के जरूर आना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है एक भी क्वेश्चन को, भले ही आंसर नहीं आता हो लिख के आओ, लेकिन लिख के जरूर आना है आपको, ठीक है। और इसी के साथ ही इस सेशन को अब हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है।